बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फ़िज़िक्स की क्लास में खुशामदीद। आज हम फिज़िक्स में नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जी, चैप्टर नंबर 16। इसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, ये वही इलेक्ट्रिसिटी है जो आजकल हमारे घरों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में से एक होती है। आपने ये बहुत ही कॉमन टर्म होता है इलेक्ट्रिसिटी। हम अपने जितने भी हमारे घर में अप्लाइंसेस होती हैं, मोबाइल, टीवी, पंखा, लाइट, उन सबको चलाने के लिए जो हम बिजली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये सब इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी से मुतालिक काफ़ी हमारे यहाँ मिसकंसेप्शंस पाए जाते हैं। फिज़िक्स में जो है इलेक्ट्रिसिटी अलग चीज़ होती है, और आम लाइफ में तो हम इलेक्ट्रिसिटी कह रहे होते हैं जी बिजली को, और वो बिजली को हमने हाथ लगाया, हमें करंट लगा, हमने कहा जी इलेक्ट्रिसिटी फील हो रही है, बट इट इज़ डिफरेंट। ठीक है, तो हमने चैप्टर 16 को स्टार्ट करना है। इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है जी? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। ये फिज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं चार्जेस को, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है जी। आम लाइफ के अंदर तो आप इलेक्ट्रिसिटी शायद बिजली को ही कहते हो जी, जिससे आपकी चीज़ें जल जाती हैं, पंखा चलने लग जाता है वगैरह। लेकिन फिजिक्स के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी एक डिफरेंट चीज़ है। फिजिक्स में तो ये एक ब्रांच है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ रहे होते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इस ब्रांच में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, उन चार्जेस का बिहेवियर स्टडी करते हैं, कौन कौन से चार्जेस होते हैं, कैसा बिहेवियर शो करते हैं, तमाम जो फिजिक्स होगी चाहे चार्जेस से रिलेट, उस चीज़ों को स्टडी किया जाता है फिजिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी में। इस इलेक्ट्रिसिटी की दो सब ब्रांचेस होती हैं जी। थोड़ा सा ब्रांची को डिटेल में देखें तो इलेक्ट्रिसिटी में दो ब्रांचेस होती हैं। एक कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरी ब्रांच कहलाती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है जी, ये दो ब्रांचेस होती हैं। बहरहाल दोनों चूंकि इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच है तो दोनों में हम चार्जेस को स्टडी करते हैं। फ़र्क क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्जेस को उस हालत में पढ़ते हैं जब वो रेस्ट में होते हैं, यानी रुके हुए चार्जेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा जाता है, जबकि इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम चार्जेस को इन स्टेट ऑफ मोशन, यानी जब वो चल रहे होते हैं तब उनको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से थोड़ा सा इंट्रो हो गया। इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। दो इसकी सब ब्रांचेस होती हैं। अगर आप चार्जेस को रुकी हुई हालत में पढ़ रहे होते हो तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो जाती है। अगर आप चार्जेस को मोशन के अंदर पढ़ रहे होते हैं तो इसको हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं ये चार्जेस की। ये जो इलेक्ट्रिसिटी में ये जो वर्ड इलेक्ट्रो चार्जेस आ रहा है, थोड़ा सा इसके हवाले से बात कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं? ठीक है जी, आपने सुना होगा दो किस्म के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि सिमिलर चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। अच्छा, सपोज करें जी मेरे पास दो बॉल्स हैं जी, एक बॉल है ए और एक बॉल है जी मेरे पास ये रखी हुई जी, ये है बी बॉल। दो बॉल्स हैं मेरे पास। अगर हम बात करें दो बॉल्स को मैं अगर आमने सामने रख दूं तो ये इस वक्त एक दूसरे को ना अट्रैक्ट करेंगी ना रिपल करेंगी, यानी कि ये दोनों एक दूसरे पर अभी कोई फोर्स नहीं लगाएंगी। अभी हम ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, जो हमने चैप्टर 7 में पढ़ा है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के अंदर, उसको अभी हम इग्नोर कर दें। ठीक है, वैसे तो इन दो बॉल्स के दरमियान फोर्स होगी। ठीक है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में हमें बताया गया है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, लेकिन उस फोर्स को अभी हम इग्नोर कर देते हैं, बहुत छोटी होती है, उसको अभी इग्नोर करते हैं। तो अभी ये मेरे पास दो बॉल्स है जी, इन दोनों के दरमियान कोई फोर्स नहीं पाई जाएगी, ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जा रही होगी, ना ही कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन पाई जा रही होगी। लेकिन अगर मैं इनमें चार्जेस डाल दूँ, चार्जेस एक्चुअल में प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं इनके अंदर वो प्रॉपर्टी ऐड कर दूँ, ये लें जी मैंने ए बॉल में भी चार्ज वाली प्रॉपर्टी डाल दी और मैंने बी वाली बॉल में भी चार्ज वाली प्रॉपर्टी डाल दी। अब ये दोनों बॉडीज़ जो हैं ये कहलाएंगी चार्ज बॉडीज़, इनमें वो प्रॉपर्टी आ गई है, लिहाजा ये क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगी चार्ज्ड बॉडीज़। दो चार्ज बॉडीज़ एक दूसरे पर फोर्स लगाना शुरू कर देती हैं। अब यहाँ पर आपको इन दोनों के दरमियान फोर्स मिल जाएगी। अब वो अट्रैक्टिव की फोर्स होगी अगर ये दोनों अपोजिट होंगे, अगर रिपल्सिव की होगी तो ये दोनों जो है वो सेम होते हैं। तो चार्जेस क्या हो गए? एक्चुअल में चार्जेस जो है हमारे मैटर के अंदर पाए जाने वाली प्रॉपर्टी होती है, ये खूबी होती है, प्रॉपर्टी होती है। अगर आपके ऑब्जेक्ट में चार्ज नाम की प्रॉपर्टी पाई जाएगी तो ये एक और चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा। यानी अगर आपने बॉल के अंदर चार्ज की प्रॉपर्टी डाल दी तो अब एक और सामने अगर आप इसके चार्ज बॉडी ले आओगे, ये उसको अट्रैक्ट या रिपल करना शुरू कर देगा।
अगर आपने इस बॉल में से ये चार्ज वाली प्रॉपर्टी हटा दी, इसमें से चार्जेस आपने रिमूव कर दिए, तो अब इस बॉडी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस एक फ़र्क पड़ेगा, ये अब फोर्स नहीं लगाएगा। तो चार्ज क्या होती है? चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज नाम की प्रॉपर्टी डाल दी और वो चार्ज बन जाएगा, चार्ज बॉडी बन जाएगा, तो फिर ये अपने ही जैसे एक और चार्ज बॉडी पर फोर्स लगाना शुरू कर देगा। ठीक है जी। अब ये आपकी बॉल जो है, अगर मैंने इस बॉल में चार्ज डाल दिया तो ये अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा अपन। इसी तरीके से अगर आपके पास एक कुर्सी है जी, सामने आपके कुर्सी लगी हुई है, दो कुर्सियां मौजूद हैं, इन दोनों के दरमियान कोई फोर्स नहीं होगी। अब अगर आप आए और आप एक टेबल के अंदर, दोनों कुर्सियों के अंदर आपने चार्ज डाल दिया, अब ये दोनों कुर्सियां जो हैं ये कहलाएंगी चार्ज बॉडीज, दोनों चार्ज हो जाएंगी। और अब आपको देखोगे कि आपको ये दोनों बॉडीज जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल करती हुई नजर आएंगी। तो चार्जेस ये होते हैं जी, चार्जेस आपके मैटर में पाए जाने वाली वो प्रॉपर्टी होती है कि जिसकी वजह से ये अपने ही जैसे एक और चार्ज को अट्रैक्ट या रिपल करना शुरू कर देता है, यानी अपने ही जैसे एक और चार्ज पर फोर्स अप्लाई करना शुरू कर देता है। अच्छा, अब अगर अब दो किस्म के हमारे पास चार्ज होते हैं जी, वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, एक कहलाता है पॉजिटिव चार्ज, एक कहलाता है नेगेटिव चार्ज। अगर दोनों सेम चार्जेस अगर हमारे सामने होते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल करते हैं। सेम चार्जेस अगर होंगे तो वो क्या करेंगे? रिपल वाली फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स। यानी अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे, लेकिन कौन सी वाली? रिपल्सिव फोर्स, ये एक दूसरे को दूर करेंगे। या अगर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है, दूसरा भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तब भी जो है ये एक दूसरे पर कौन सी फोर्स लगाएंगे? रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। और अगर आपके पास अपोजिट चार्ज होते हैं, यानी एक तरफ आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ आपके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो आप फोर्स लगाएंगे वो अट्रैक्टिव फोर्स होगी और ये एक दूसरे को अब अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। अब इनके दरमियान कौन सी फोर्स हो जाएगी? अट्रैक्ट। तो ये थोड़ा सा चार्ज का हो गया जी इंट्रोडक्शन। चार्ज क्या होते हैं जी? चार्ज प्रॉपर्टी होती है, मैटर के अंदर क्या पाए जाने वाली एक प्रॉपर्टी है। अगर आपके मैटर में ये प्रॉपर्टी मौजूद होगी तो मैटर क्या करेगा जी? अपने ही मैटर क्या करेगा? एक और चार्ज अगर उसके सामने मौजूद होगा तो ये उसको अट्रैक्ट या रिपल करना शुरू कर देगा। अगर आपने मैटर में से ये प्रॉपर्टी निकाल दी तो अब ये मैटर जो है आपका एक चार्ज को जो है अट्रैक्ट या रिपल नहीं करेगा। ठीक है जी। तो ये चार्ज होते हैं, दो किस्म के हमारे पास चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज कहलाता है, एक नेगेटिव चार्ज कहलाता है। दोनों सिमिलर चार्जेस अगर आपके सामने होंगे तो जो फोर्स उनके दरमियान होगी वो रिपल्सिव फोर्स होगी, और अगर दोनों अपोजिट चार्जेस आप अपने सामने रखेंगे तो उनके दरमियान जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स हो जाती है। ठीक है जी। चार्ज की जो प्रॉपर्टी है उसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वो कूलम यूनिट होता है, COULOMB, कॉलम यूज़ करते हैं जी इसके लिए, और C इसका जो है वो यूनिट होता है। ऑब्जेक्ट में ये प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी तो आपका उसमें चार्ज ज़्यादा है, कॉलम ज़्यादा है, और वो उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगाएगा। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर आपने ये चार्ज वाली प्रॉपर्टी कम डाली हुई है तो आप कहोगे उसके अंदर चार्ज कम है, उसके अंदर ये कॉलम जो है वो कम हो जाएगा और वो उतनी ही वीक फोर्स लगा रहा होता है। ठीक है जी। तो अगर अब इसको रैप अप करते हैं। अगर हमारे पास सपोज करें जी, इसको यहाँ पे छोटा सा मैं रिव्यू भी दे दूँ दोबारा। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, आपने इस बॉडी पर चार्ज डाल दिया। ठीक है जी, आपने पॉजिटिव चार्ज डाल दिया। ठीक है, अभी भी ये अटैक नहीं करेगा क्योंकि सामने इसके चार्ज नहीं है, सामने इसके अनचार्ज बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। आपने अब इस पर भी एक चार्ज डाल दिया जी, इस पर आपने चार्ज डाल दिया नेगेटिव चार्ज। अब आपको इन दोनों चार्ज के दरमियान फोर्स मिल जाएगी, कौन सी? चूँकि अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्टिव फोर्स मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपने इस पर पॉजिटिव चार्ज डाला है तो अब इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी वो रिपल्सिव फोर्स होगी। जितना ज़्यादा चार्ज आप इनमें डालते जाओगे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स हो जाएगी। ठीक है जी, जितना ज़्यादा आप चार्ज डालते जाओगे, अगर आपने चार्ज मिसाल है 5 कॉलम डाला है तो अब ज़रा वीक फोर्स होगी। आपने अगर 555 कॉलम चार्ज डाला है तो अब ज़रा अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा आप चार्ज डालोगे उतनी ज़्यादा ये फोर्स डिवेलप करता है। ये तो हो गया जी चार्जेस। इन्हीं चार्जेस के बारे में पढ़ना जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, यानी आप इलेक्ट्रिसिटी में इन्हीं चार्जेस के दौरान इर्द गिर्द घूम रहे होंगे। इन चार्जेस का बिहेवियर क्या होता है, फोर्स कितनी होगी, चार्ज चलना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है, चार्ज रुक जाते हैं तो कितना होता है, चार्ज में एनर्जी कितनी होती है, वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं जी। अब चूँकि यहाँ चार्जेस से हमारे पास इस चीज़ का जिक्र निकल आया फोर्स का, कि जब चार्जेस हमारे सामने होते हैं, दो चार्जेस अगर हमारे सामने मौजूद है तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होते हैं, आइदर अट्रैक्टिव आइदर रिपल्सिव। अब जरा इस फोर्स के हवाले से बात करते हैं कि ये फोर्स कितनी लगा रहे होते हैं। अगर आपके सामने दो चार्ज मौजूद है तो इनके दरमियान जो फोर्स डिवेलप हो रही होगी, यहाँ पर जो है वो रिपल्सिव फोर्स जो डिवेलप हो रही होगी, तो वो फोर्स कितनी होती है, इस फोर्स के हवाले से बात करते हैं। तो दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स पाई जाती है उस फोर्स को हम कह रहे होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है जी। तो ये जो फोर्स पाई जा रही होगी इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, ये कहलाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाई जाती है।
और इस फोर्स की क्वांटिटी या इस फोर्स के लिए अब हमें फॉर्मूला बनाना है कि ये जो दो चार्ज के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये होती कितनी है, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, और क्या इसका फॉर्मूला होगा जिससे हम ये फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक लॉ मौजूद है, उस लॉ को हम कहते हैं कूलम्ब लॉ। कूलम्ब्स लॉ, ये एक साइंटिस्ट थे जी, फ्रेंच साइंटिस्ट, इनका नाम था चार्ल्स अगस्टिन डी कॉलम। उन्होंने ये पेश किया था, तो उसी के नाम पर ये लॉ पड़ा हुआ है, कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ जो है वो है क्या जी, ये जो चार्ल्स अगस्टिन डी कॉलम थे ये क्या कहते थे जी, ये कहते थे जी कि ये शुरू में ये क्या कहते थे, पूरा काफ़ी बड़ा लॉ है, हम इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे। तो शुरू में ये कहते थे जी कि लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, लाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, ईच अदर, जबकि अनलाइक चार्जेस यानी कि डिफरेंट चार्जेस जो है, अनलाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये बात जो मैंने आपको अभी बताई, ईच अदर, ठीक है। पहली बात तो वो ये कहते थे कि अगर आपके पास लाइक चार्जेस मतलब एक जैसे चार्ज है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, तो वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। और अगर आपके पास अनलाइक चार्जेस है, यानी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। और उस फोर्स को हम क्या कह रहे होते हैं, उस फोर्स को हम कह रहे होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो पहली बात तो इनके लॉ में ये थी कि अगर आपके पास लाइक चार्जेस हैं तो वो रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे, और अगर आपके पास अनलाइक चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस हैं, तो वो अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे। फिर दूसरी बात क्या करते थे वो ये कि जी जो फोर्स होती है ना दोनों चार्जेस के दरमियान, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। दोनों चार्जेस का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को, दोनों चार्जेस, जिन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स है ना, इन दोनों चार्जेस के अगर हम दोनों के चार्जेस को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, प्रोडक्ट बना लें उसका, तो फोर्स जो होती है वो इस प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये बात मैंने अभी आपको बताई थी कि आपके पास चार्ज जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतनी स्ट्रांग हो जाती है। ये यहाँ पे बताई थी ना मैं 555 लिख के। अगर आपके पास ये चार्ज है जी, इसको हम कह लेते हैं Q1, ये आपके पास है 10 कोलम, और ये जो Q2 कह रहा हूँ मैं, दूसरी बॉडी का जो चार्ज है, ये आपके पास है 20 कोलम। अब अगर आप इन दोनों के चार्जेस को बढ़ाते जाओगे, आपने इस वाले चार्ज को बढ़ाना शुरू करा जी, ये आप बढ़ाते जाओ या ये बढ़ाते जाओ या दोनों बढ़ाते जाओ, तो इनके दरमियान जो फोर्स होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो इंक्रीज होती रहेगी, बढ़ती रहती है। यानी अगर आपके पास 10 कोलम का चार्ज है वो कम फोर्स लगाएगा, 1000 कोलम का चार्ज है तो वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ऑब्वियस बात है ये तो मैंने आपको अभी भी बताया, ठीक है। तो अगर आपके पास एक कुर्सी, आप उसमें थोड़ा सा चार्ज डालोगे हल्का सा अट्रैक्शन करेगा, ज़्यादा चार्ज डालोगे तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ऑब्वियस बात है। तो ये हो गया जी इसका दूसरे लॉ का दूसरा हिस्सा, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों चार्जेस के दरमियान डेवलप हो रही होती है वो इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। Q1 क्या है जी, हमारी पहली बॉडी में कितना चार्ज मौजूद है, Q2 क्या है जी, हमारी दूसरी बॉडी में कितना चार्ज मौजूद है, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, इस प्रोडक्ट से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन इनके दरमियान है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और तीसरी बात क्या है जी इनके लॉ में, कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा, किससे जी, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से। यानी दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है, आर से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ, वो उसका अगर हम स्क्वायर निकाल लें, उसका स्क्वायर वैल्यू कर लें, तो फोर्स जो है वो इस डिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सीधी सी बात है, आपके पास, आप देखो ना मैग्नेट चार्जेस तो आपने शायद ना देखो, लेकिन मैग्नेट्स आपने देखे होते हैं। ये आपके पास एक मैग्नेट है जी, ये आपके पास दूसरा मैग्नेट है, आपको पता है दोनों मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं इनको करीब ले आऊँगा, करीब ले आऊँगा, यानी इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम है, तो मुझे फोर्स ज़्यादा महसूस होगी, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, महसूस हो रहा होता है। और मैं चार्जेस को दूर कर दूँ, सॉरी मैग्नेट को, इस मैग्नेट को यहाँ ले आऊँ, इस मैग्नेट को यहाँ ले आऊँ, अब मैंने देखा डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो अब जो है डिस्टेंस मैंने बढ़ा दिया, तो डिस्टेंस मैंने क्या कर दिया ज़्यादा, तो अब जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, है ना। जितना फासला हम बढ़ाएंगे फोर्स उतनी कम हो जाती है। ये हमने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में भी देखा था, लॉ न्यूटन का जो लॉ था कि दोनों बॉडीज के दरमियान जो डिस्टेंस होता है जितना आप इंक्रीज करोगे फोर्स उतनी कम हो जाती है। यही मामला चार्जेस के साथ भी होता है, चार्जेस के दरमियान जितना हम चार्जेस को करीब लाएंगे उतनी उनके दरमियान फोर्स ज़्यादा होगी, और जितना आप चार्जेस को दूर करोगे उतनी फोर्स जो है वो कम हो जाती है। यानी डिस्टेंस जितना होगा फोर्स उतनी, फोर्स उसके हिसाब से प्रोपोर्शनल होगी, जितना आप डिस्टेंस कम कर दोगे फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, जितना आप चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ा दोगे फोर्स कम हो जाएगी। ये है जी कूलम्ब लॉ।
तो कूलम लॉ में 3 बातें हैं। पहली बात कि आपके पास अगर लाइक चार्जेस होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, अनलाइक चार्जेस है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बाकायदा एक फोर्स लगा रहे हो तो उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरी बात क्या है कि जो फोर्स इनके दरमियान डेवलप हुई हुई है, आइदर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, वो इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी अगर आप चार्जेस ज़्यादा डालोगे ऑब्जेक्ट में, फोर्स ज़्यादा हो जाती है। और तीसरी बात क्या है जी कि चार्जेस के दरमियान जो फोर्स डेवलप हुई हुई है, वो उनके दरमियान जो फासला है उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा आप चार्जेस को एक दूसरे से दूर कर देंगे, फोर्स उतनी कम हो जाती है। डिस्टेंस बढ़ाया, फोर्स कम हो गई। ठीक है, अब अगर इसको हम डायग्रामेटिकली देखें तो सपोज करें जी ये मेरे पास एक बॉडी है, एक ये मेरे पास बॉडी है। मैंने इसके अंदर चार्ज डाल दिया जी, ठीक है जी, ये ए बॉडी है, ये मेरे पास बी बॉडी है। अभी तो ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। अब मैंने ए के अंदर डाल दिया जी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, Q1 से मैं इसको डिनोट कर देता हूँ। और बी के अंदर मैंने चार्ज डाल दिया जी कौन सा, नेगेटिव चार्ज, जिसको मैं Q2 से डिनोट कर देता हूँ। और इन दोनों बॉडीज के दरमियान जो डिस्टेंस इस वक्त मैंने रखा हुआ है, मैं उसको R से डिनोट कर रहा हूँ, R से डिनोट कर रहा हूँ। अब इस लॉ में क्या बातें आ रही हैं, पहले ये वाली बात, जितना ज़्यादा मैं चार्जेस रखूंगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा। यानी अगर मैं ये Q1 Q2 इंक्रीज करता हूँ तो इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो बढ़ जाएगी। और दूसरी वाली बात कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो जितना ज़्यादा फासला मैं बढ़ाता जाऊंगा फोर्स उतनी कम होगी, चार्जेस को जितना करीब लाऊंगा फोर्स उतनी ज़्यादा होगी। बाय द वे यहाँ पे रिपल, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स होगी क्योंकि अपोजिट चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्शन होगी। चले जी, अब हम इस इक्वेशन को फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं जी। आपको पता है जी जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी होती है तो इससे हम फॉर्मूले बना लेते हैं। अब हम फॉर्मूले बनाते हैं जी, इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। एफ एल्फा Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर, मैंने दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लिया। अब आपको पता है जी कि जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं, ये लें जी मैंने हटा दिया, तो उसकी जगह इक्वल्स का साइन आ जाता है और कांस्टेंट आता है, एक कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पर जो हम कांस्टेंट लाएंगे वो के है। के क्या है जी, उसके बारे में अभी बात करते हैं। और बाकी सब हमने ऐसे लिख दिया, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जी आपके पास दो चार्ज के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाई जा रही है, ये उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। दोनों चार्जेस को आप मल्टीप्लाई करें, फिर मल्टीप्लाई करें के से, डिवाइड कर दें आप दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर, आपको फोर्स जो है दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो मिल जाएगी। अगर अपोजिट चार्जेस है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी, सेम चार्जेस है तो रिपल्सिव फोर्स होती है। ठीक है जी। और यहाँ से आपको ये भी पता चल गया कि आप चार्जेस को बढ़ाओगे फोर्सेस बढ़ जाएंगी, डिस्टेंस कम करोगे फोर्स बढ़ जाएगी। अच्छा, बात करते हैं ये के क्या है जी, कांस्टेंट है ये, और इस के को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। दो नाम है इसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहा जाता है इसको, और कोलम कांस्टेंट भी कहा जाता है, क्योंकि कोलम की इक्वेशन कोलम के लॉ में आया हुआ है, लिहाजा इसको हम कोलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है जी। अगर आपके दोनों चार्जेस के दरमियान, ये जो आपके दोनों चार्जेस है ए और बी, इनके दरमियान अगर आपके पास बीच में क्या मौजूद है जी, बीच में अगर आपके पास हवा मौजूद है, एयर मौजूद है, यानी आपके ये दोनों चार्जेस हवा में मौजूद है। आपके नॉर्मली जैसे अगर आप अपने सामने टेबल में इस वक्त दो चार्जेस को रख दो तो इन दोनों चार्जेस के दरमियान क्या होगी, हवा मौजूद होगी। तो अगर इन दोनों चार्जेस के दरमियान हवा मौजूद होती है तो फिर इस के की वैल्यू को हम लेते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹। ठीक है, हवा का जो के का, हवा का जो कोलम कांस्टेंट है वो कितना होता है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹। वैक्यूम अगर होगा, यानी आपके बीच दोनों चार्जेस के बीच में हवा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी यही का कांस्टेंट लिया जाता है। तो हवा या वैक्यूम के केसेस में अगर हमारे पास वैक्यूम या हवा है तो दो चार्जेस के दरमियान जो कूलम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है, कितनी, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹। और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन अगर सपोज करें जी यहाँ पर हवा नहीं है, दोनों चार्जेस के दरमियान हवा नहीं है, कोई दूसरा मीडियम है, कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, ठीक है, एयर या वैक्यूम नहीं है, तो कोई दूसरा मीडियम अगर हमारे पास मौजूड होता है तो उसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक जो है वो लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, या डाइलेक्ट्रिक कोई हवा के अलावा कोई दूसरी गैस भी हो सकती है, नाइट्रोजन भर दो आप बीच में, सल्फर क्लोरीन भर दो, ठीक है, कोई दूसरी गैस भी हो सकती है। तो एक्सेप्ट एयर एवरीथिंग इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। तो अगर हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, ठीक है जी, कौन सा मीडियम होता है हमारे पास, दो चार्जेस के दरमियान अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो फिर के की वैल्यू जो है वो 9 मल्टीप्लाई 10⁹ यूज नहीं की जाती, बल्कि के की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है इस फॉर्मूले की मदद से। के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर।
इस फॉर्मूले की मदद से फिर हम के की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास दो चार्जेस के दरमियान फॉर एग्जांपल आयरन है या पानी भरा हुआ है, तो अब आपने यहाँ के डाइलेक्ट्रिक हो गया जी, और अब आप यहाँ के की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे इस फॉर्मूले की मदद से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब पाई तो आपको पता है जी ये किसी रैशनल नंबर है। ये एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है जी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है जी। और ये क्या होता है जी? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम अब ये है क्या जी? परमिटिविटी क्या है? सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। परमिटिविटी का मतलब होता है, परमिट का मतलब होता है इजाज़त देना। आपके पास ये एक चार्ज है जी Q1, ये एक चार्ज है आपके पास Q2। अब जो मीडियम है, सपोज करें यहाँ पे बीच में कोई मीडियम है, एक्चुअल में वो मीडियम, अब जैसे मिसाल के तौर पे Q2 से Q1 फोर्स आ रही है जी, ये Q1 से Q2 से ये फोर्सेस आ रही है, ऐसे हमने लाइंस ड्रॉ करके इस फोर्स को डिनोट कर दिया। तो आपका पास बीच में जो मीडियम है, ये बीच में जो मीडियम है, एक्चुअल में देखा जाए तो मीडियम अपने अंदर से इन फोर्सेस की लाइंस को गुजरने की इजाज़त दे रहा है। सही कह रहा हूँ ना? अगर आप मीडियम को, ये बीच में मीडियम है, तो देखा जाए तो हमारे पास ये जो Q2 से जो फोर्स निकल रही है Q1 की तरफ जो जा रही है, ये इस मीडियम को क्रॉस करके जा रही है। अब मीडियम अपने अंदर से कितनी लाइंस को क्रॉस करने की इजाज़त देता है, कितनी लाइंस को इस मीडियम में से क्रॉस कर दिया जाएगा, उसको कहते हैं हम परमिटिविटी। अगर हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा अच्छा बेहतरीन मीडियम है, जैसे हवा जो होती है, हवा की परमिटिविटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा अपने अंदर से फोर्स को गुजरने की इजाज़त दे देगा। और किसी मीडियम की अगर हम कहेंगे कि परमिटिविटी कम है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो मीडियम अपने अंदर से कम फोर्सेस को अलाउ करेगा कि वो क्रॉस करके दूसरी तरफ जाए। तो अगर परमिटिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा कि ज़्यादा फोर्स एक चार्ज से दूसरे चार्ज चली जाएंगी। कम है तो इसका मतलब है कम फोर्स जाएगी। तो ये परमिटिविटी होती है, ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी का मतलब होता है। और एप्सिलॉन नॉट जो है हवा की परमिटिविटी होती है, एप्सिलॉन आर जो है ये आपका जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इसकी परमिटिविटी को कहा जाता है। ठीक है, हवा की परमिटिविटी, हवा तो आपको पता है जी, हवा की कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म होती है। हवा जो होती है, ये जो है, ये हवा की परमिटिविटी है एयर की। आपको पता है एयर की कंपोजिशन तो सेम है जी, 75% नाइट्रोजन, 23% ऑक्सीजन सेम है। लिहाजा हवा की परमिटिविटी कैलकुलेट की जा सकती है। तो हवा की परमिटिविटी कैलकुलेट करके हमारे पास आती है 8.89 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12। ये एयर की है, इसलिए हमने एप्सिलॉन नॉट कहा हुआ है। जबकि मीडियम की परमिटिविटी, जाहिर बात है, अब मीडियम कोई सा भी हो सकता है, सॉलिड भी, लिक्विड भी, तो ये डिफरेंट होती है। अब ये डिपेंड करता है कौन सा मीडियम आपके पास मौजूद है। तो अगर आपके पास बीच में हवा मौजूद है तो उसमें एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाता है? 8.89 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12। अगर कोई दूसरा मीडियम है तो फिर आप ये 4 पाई की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आपको पता होगा कि अब 8.89 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। बस आप उस मीडियम की परमिटिविटी निकालोगे और वो यहाँ डाल दोगे, के फाइंड आउट कर लोगे। और मीडियम की परमिटिविटी क्या होगी कि वो मीडियम अपने अंदर से कितनी फोर्स को क्रॉस करवा रहा है, कितनी फोर्स उसमें से गुजर के जा रही है। तो ये हो गया जी कोलम लॉ। ठीक है जी, तो दो चीज़ें हो गई, हमने चार्जेस पढ़ लिया, चार्जेस क्या होते हैं, और हमने पढ़ा कोलम लॉ क्या होता है। कोलम लॉ क्या है जी? चार्ल्स अगस्टिन जी कोलम ने ये लॉ पेश किया। इसके मुताबिक दो चार्जेस जो होते हैं, अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो वो रिपल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस हैं या अपोजिट चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जो फोर्स इनके दरमियान होती है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों चार्ज के प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा ये फोर्स होती है। और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जितने ये चार्जेस एक दूसरे से दूर होंगे फोर्स उतनी वीक होगी, जितने करीब होंगे फासला कम होगा, फोर्स उतनी ज़्यादा होती है। फोर्स को कैलकुलेट करने का ये हमने फॉर्मूला बना लिया, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के कांस्टेंट होता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम कांस्टेंट। हवा है, अगर आपके पास दो मीडियम के दरमियान ज़्यादातर हवा होती है तो हम के की वैल्यू को इतना ले लेते हैं जी, 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। लेकिन अगर हवा नहीं है, कोई दूसरा मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक है, तो फिर के की वैल्यू को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है जी? आपके स्पेस जो है, फ्री स्पेस जो है या हवा जो है, इसकी परमिटिविटी कितनी है, यानी ये अपने अंदर से कितनी फोर्स को गुजरने दे रहा है। जबकि एप्सिलॉन आर क्या होता है? जो आपका मीडियम है उसकी परमिटिविटी कितनी है, यानी वो मीडियम अपने अंदर से कितनी फोर्स को गुजरने दे रहा है। यहाँ याद रख लिएगा, एप्सिलॉन नॉट जो है ये भी एक कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि हवा की तो परमिटिविटी हमने निकाल ली, इजी है जी, क्योंकि हवा की कंपोजिशन सेम है। तो वो कितनी है? एप्सिलॉन नॉट 8.89 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। ठीक है जी, अब यहाँ पे दो बातें हो गई जी, दो टॉपिक हो गए। अब हम आते हैं फील्ड की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, असल में अगर हम इसमें से वर्ड इलेक्ट्रिक हटा दें, फील्ड रखें, तो फील्ड जो वर्ड है ना, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे सपोज़ करें जी, ये हमारे पास एक क्रिकेट का ग्राउंड है और यहाँ पर बीच में पिच लगी हुई है जी, और यहाँ क्रिकेट खेला जा रहा है। ठीक है, ये क्रिकेट का ग्राउंड है। ठीक है जी, क्या है, क्रिकेट का ग्राउंड, और यहाँ क्रिकेट खेली जाती है। तो ये जो क्रिकेट का ग्राउंड होता है ना, ये पूरा जो ग्राउंड होता है जहाँ पर ये क्रिकेट खेली जा रही होती है, इसको हम कह रहे होते हैं क्रिकेट फील्ड। क्रिकेट फील्ड कहते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि फुटबॉल होती है जी, फुटबॉल भी एक गोल ग्राउंड में खेली जाती है, ये फुटबॉल हो गई। और फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है ना, उसको हम कहते हैं फुटबॉल फील्ड। ठीक है, और ये अब ज़रा दो एग्जाम्पल ध्यान में रखें, फिर हम आगे आते हैं। तो फील्ड यहाँ पे इन दोनों एग्जाम्पल्स में क्या बन रही है, मेरे जहन में ये बन रही है कि क्रिकेट फील्ड क्या होती है जी, वो इलाका जहाँ क्रिकेट हो रही है। क्रिकेट इस इलाके से बाहर नहीं हो रही है, क्रिकेट खाली इस इलाके के अंदर, यानी इस पूरे रीजन के अंदर जो है इस वक्त आपको क्रिकेट देखने को मिल रही है। इस इलाके से बाहर क्रिकेट नहीं हो रही, बाकी सारे काम हो रहे हैं, इस इलाके से बाहर क्रिकेट नहीं खेली जाएगी। एक शख्स अगर यहाँ खड़ा हुआ है तो आप कहोगे जी ये क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर वो इस ग्राउंड के अंदर पाया जाएगा तो आप कहोगे कि हाँ जी ये किसी टीम का हिस्सा है और ये प्लेयर है, ये खेल रहा है। तो क्रिकेट की फील्ड क्या होगा, वो इलाका जहाँ पर क्रिकेट खेली जा रही है। सिमिलरली फुटबॉल फील्ड क्या होती है जी, वो इलाका जहाँ पे फुटबॉल खेली जा रही होती है। पूरा इलाका है ना, इस पूरे ग्राउंड के अंदर फुटबॉल खेली जा रही है। इस ग्राउंड से बाहर अगर आवाम है तो वो आवाम खिलाएगी, तमाशाई खिलाएगी, वो प्लेयर्स नहीं खिलाएंगे। और इस ग्राउंड के अंदर कोई होगा तो आप कहोगे कि हाँ जी वो फुटबॉल खेल रहा है। तो फुटबॉल फील्ड क्या होगा, वो रीजन, वो इलाका जहाँ पर फुटबॉल खेली जा रही है। फील्ड से मुराद होती है इलाके, जहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ हो रही होती है, उसको आप फील्ड कहेंगे। तो अब आते हैं ज़रा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होती हैं जी, सपोज करें ये आपके पास एक चार्ज है, तो आप एक चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक चार्ज है। अब हमें पता है जी ये चार्ज फोर्स लगाएगा। अगर आपके सामने इस चार्ज के सामने अगर मैं कोई दूसरा चार्ज रख लूँ तो ये उस पर फोर्स अप्लाई कर देगा। सिमिलर चार्ज होगा तो रिपल्सिव फोर्स होगा, अट्रैक्टिव चार्ज होगा तो वो अट्रैक्टिव, सॉरी अपोजिट चार्ज होगा तो वो अट्रैक्ट कर रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। लेकिन अब ये जो चार्ज आपके फोर्स पैदा कर रहा होता है, फोर्स निकाल रहा होता है, वो पूरी स्पेस तक नहीं फैल रही होती, पूरी कायनात में नहीं है। ये नहीं है कि इस चार्ज से निकलने वाली फोर्स दूर दूर तक फैली हुई है। 1000 मीटर दूर भी अगर कोई चार्ज पड़ा हुआ होगा तो ये उसको अट्रैक्ट या रिपल कर देगा, नहीं। इस चार्ज से पैदा होने वाली फोर्स खाली एक पर्टिकुलर इलाके तक ही रहेंगी, इस पर्टिकुलर इलाके तक होंगी इसकी फोर्स, इस इलाके से बाहर नहीं होगी। यानी अगर मैं एक चार्ज लेता हूँ नेगेटिव चार्ज और इस एरिया से बाहर रखता हूँ, ठीक है जी, क्योंकि ये अब इस एरिया से बाहर है, इस चार्ज की जो फोर्स है वो खाली इस एरिया के अंदर महदूद है। ठीक है, मैं इसको लाइन से डाल देता हूँ, इस चार्ज की जो फोर्स है वो खाली इस एरिया के अंदर है। ठीक है, तो अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, इस पे इस चार्ज की फोर्स नहीं लगेगी, ये हिलेगा तक नहीं, ना अट्रैक्ट होगा ना रिपल होगा। हाँ, इस चार्ज को अगर उठा के मैं फील्ड के अंदर ले आता हूँ, यहाँ ले आता हूँ, अब ये उसके रीजन में आ गया है और अब जो है इस चार्ज की जो फोर्स है इसको मिलना शुरू हो जाएगी और ये अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये जो चार्ज के अराउंड जो एरिया है जिसमें आपके इस चार्ज की फोर्स पाई जा रही है, इस एरिया से बाहर इसकी फोर्स नहीं है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसी बहुत सारी फील्ड होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। जैसे मैं दो फील्ड्स में आपको बता चुका हूँ, क्रिकेट फील्ड, ग्राउंड फील्ड और फुटबॉल फील्ड। इसी तरह मैग्नेट भी होता है। अगर आपके पास एक सपोज करो जी मैग्नेट पड़ा हुआ है, या आपके पास एक मैग्नेट है, एम फॉर मैग्नेट, तो मैग्नेट की भी जो फोर्स होती है वो लामहदूद इनफाइनाइट डिस्टेंस तक नहीं होती, बल्कि एक खास एरिया तक होगी। इस मैग्नेट की फोर्स खाली इस एरिया में, इस एरिया में पाई जाएगी। अगर आप आयरन पीस को यहाँ रखते हो, इस एरिया से बाहर रखते हो, वो इस फोर्स फील्ड से बाहर है और उसको फोर्स नहीं मिल रही। हाँ, इस मैग्नेट, इस आयरन को अगर आप उठा के यहाँ ले आओगे तो अब जो है ये अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस फील्ड को हम क्या कहेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह एक होती है ग्रेविटेशनल फील्ड। अब आपके पास ये अर्थ है जी, ये तो हम पढ़ चुके हैं जी, ये अर्थ होती है और अर्थ जो है हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जो फोर्स लगाती है उसको हम कहते हैं वेट। लेकिन अर्थ की भी ये जो फोर्स होती है ना, वेट वाली फोर्स, ये भी एक खास एरिया तक होती है, एक खास एरिया तक है जी ये एरिया। ऑब्जेक्ट अगर इस एरिया के अंदर, इस फील्ड के अंदर होगा तो अर्थ उसको अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी तरफ बुला लेगा। लेकिन अगर इस फील्ड से बाहर अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ चला जाता है, फिर अर्थ उस पर कोई फोर्स नहीं लगा पाएगा, फील्ड से बाहर है। अब देखो ना, अर्थ आप अगर कोई पेन फेंको, अर्थ उसको अट्रैक्ट कर लेगा।
आप अगर छठे मंजिल से छलांग लगा लो, अर्थ आपको अट्रैक्ट कर लेगी। क्यों? क्योंकि आप अभी फील्ड के अंदर ही है। लेकिन अगर आप स्पेस में चले जाओ, या चांद जो है, या सूरज है, या हमारे जो दूसरे प्लैनेट्स हैं मर्क्यूरी वगैरह, क्या मर्क्यूरी को अर्थ अट्रैक्ट कर रही है? क्या वीनस को अर्थ अट्रैक्ट करता है? क्या दूसरे जो सूरज वगैरह है, जो दूसरे प्लैनेट है, उसको अर्थ अट्रैक्ट कर रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अर्थ की फील्ड से बाहर है। तो ये वाली जो फील्ड होती है ना, अर्थ की फील्ड जो होती है, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या कहलाती है? ये कहलाती है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये फील्ड्स होती हैं जी। मैंने तो आपको खाली इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ानी थी, लेकिन मैंने आपको काफ़ी फील्ड्स पढ़ा दी। फील्ड्स क्या होती है? वो इलाके जहाँ पे फोर्स लग रही है, वो इलाके जहाँ पे पर्टिकुलर चीज़ें हो रही हैं। अगर हम फोर्स फील्ड की बात करें तो फोर्स होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये तीनों फोर्स फील्ड होती है, क्योंकि इन तीनों का ताल्लुक फोर्स से होता है। इन तीनों फील्ड्स के अंदर फोर्स पाई जा रही होती है। तो ये तीनों फील्ड्स को हम कहते हैं कि ये फोर्स फील्ड है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई जी? आपके चार्ज के अराउंड एक पर्टिकुलर एरिया होता है। आपके चार्ज की जो फोर्स है, आइदर अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स, ये जो चार्ज की प्रोड्यूस करता हुआ फोर्स है, ये आपके बस उसी एरिया तक होंगे। चार्ज के अराउंड जो एरिया है, इस एरिया को हम कह रहे होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जी। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद नेक्स्ट चीज जो हमारे पास है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वही फील्ड से जुड़ा हुआ एक टॉपिक हो जाता है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने आपको बता दिया जी, आपके चार्ज के गिर्द का एरिया, अराउंड का एरिया, जिसमें आपको चार्ज की फोर्स मिलेगी, महसूस होगी, उसको आप क्या कहोगे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इंटेंसिटी कहते हैं शिद्दत को, ताकत को, शिद्दत। अच्छा जी, अब सपोज करें जी हमारे पास ये एक फील्ड है, और इस फील्ड को प्रोड्यूस करने वाला ये आपके पास एक चार्ज है। ठीक है जी। आइदर पॉजिटिव चार्ज कह लो, नेगेटिव चार्ज कर लो, दोनों फील्ड बनाएंगे, क्योंकि दोनों फोर्स पैदा कर देते हैं, तो दोनों फील्ड बनाते हैं। तो आपके पास एक सेंटर में चार्ज पड़ा हुआ है। अब आपके पास अगर एक चार्ज है जी, ये बाहर चार्ज मौजूद है, ये एक चार्ज मौजूद है, बाहर मौजूद है, फील्ड से बाहर मौजूद है। अभी इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। इस चार्ज को उठा के मैं अंदर ले आया, यहाँ पर ले आया, अब इस पर फोर्स लगना शुरू हो जाएगी। फील्ड के अंदर आ गया ना, अब इस पर फोर्स लगेगी। चले जी, हमने उसको फील्ड के अंदर लिया। अच्छा, अब फील्ड के अंदर भी ये नहीं है कि फील्ड के तमाम हिस्सों के अंदर सिमिलर या यूनिफॉर्म फोर्स हो, ऐसा नहीं है। ये नहीं है कि फील्ड के अंदर चार्ज मेरे पास यहाँ मौजूद हो, या यहाँ मौजूद हो, या यहाँ मौजूद हो, या यहाँ मौजूद हो, किसी भी पॉइंट पर मौजूद हो, सिमिलर फोर्स लगेगी, ऐसा नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर चार्ज अलग अलग फोर्स को महसूस करता है। अगर आपका चार्ज आउटर रीजन में होगा, फील्ड के बाहर की तरफ होगा, फोर्स ज़्यादा होगी, अंदर की तरफ होगा, फोर्स कम होगी। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपका चार्ज जो है वो ए पॉइंट पर है, तो इसको अब फोर्स जो है ना, ए पॉइंट पर फोर्स क्या हो जाएगी? वीक होगी। ये मैं फोर्स लिखने के बजाय पता नहीं क्या लिख दिया। अगर आपका चार्ज ए पॉइंट पर है, तो यहाँ पर जो उसको फोर्स मिलेगी वो कैसी होगी? वो वीक होगी। इसी तरह चार्ज अगर आप उठाकर उसको इस बी पॉइंट पर ले आते हो, तो अब इसी चार्ज को जो फोर्स मिलेगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रॉन्ग फोर्स मिलेगी। वाई? क्यों? क्योंकि आपने अभी कॉलम लॉ पढ़ा है कि जो फोर्स होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस के। ये पढ़ा था ना। तो दो चार्जेस के दरमियान होता है, तो दो चार्जेस के दरमियान फोर्स डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो फोर्स वीक हो जाती है। अब देखो ना, इस चार्ज, ये चार्ज, और यहाँ ए पॉइंट पर अगर आपने चार्ज रखा हुआ है तो डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए फोर्स वीक है। और यहाँ चार्ज है, और यहाँ पर अगर आपने चार्ज रखा हुआ है बी पॉइंट पर, तो अब डिस्टेंस कम हो गया, इसलिए फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है। तो यूँ आपकी यूँ कह सकते हो कि आपकी फील्ड के अंदर फोर्स जो होती है वो मुख्तलिफ होती है। आउटर रीजन्स में, फील्ड के जो आउटर रीजन्स होते हैं किनारे की तरफ, डिस्टेंस क्योंकि ज़्यादा हो जाता है तो फोर्स कम हो जाती है, वीक फोर्स होती है। और अगर आप चार्ज को उठा के बिल्कुल फील्ड के सेंटर में ले आते हैं, करीब लाते हैं, तो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस आपने कम कर दिया। अब आपके इन पॉइंट्स पर मिसाल के तौर पे ए पॉइंट पर अगर आपके पास चार्ज मौजूद है, ए पॉइंट पर या आपके पास एक चार्ज मौजूद है, तो इस चार्ज को कितनी फोर्स मिल रही है, इस चार्ज पर कितनी फोर्स लग रही है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज, इसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। जो चार्ज हम ला रहे होते हैं ना, जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है कि अगर हम एक टेस्ट चार्ज फील्ड के किसी एक पॉइंट पर रखें, तो वहाँ पर उस टेस्ट चार्ज पर कितनी फोर्स अप्लाई होगी, इसको आप कहोगे कि ये उसकी फील्ड इंटेंसिटी है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे बोलूं कि जी यहाँ पर ए पॉइंट पर अगर मैं चार्ज रखता हूँ, तो मेरे पास जो फोर्स है वो 10 न्यूटन पर कॉलम है, यानी हर कॉलम चार्ज पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है।
इसी तरह मैं बी पॉइंट पे रखूँगा तो अब बी पॉइंट पर ज़्यादा फोर्स लगेगी 50 न्यूटन पर कॉलम। कि अब आपके हर एक कॉलम चार्ज पर यहाँ पर कितनी फोर्स लग रही होगी 50 न्यूटन। तो ये जो चार्ज आपके फील्ड के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मौजूद हैं, तो इन पॉइंट्स पर हर यूनिट चार्ज को कितना फोर्स मिल रहा होता है, इसको आप कह रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जाहिर बात है किनारों की तरफ जो है चूँकि फोर्स कम होती है, तो आपके किनारों की तरफ जो है चार्ज को फोर्स कम मिल रही होगी, किनारों की तरफ फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। और बीच में चूँकि चार्ज को फोर्स ज़्यादा मिल रही होती है, लिहाजा जो फील्ड इंटेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है जी, कि आप अगर एक टेस्ट चार्ज को एक फील्ड में लाते हो तो उस टेस्ट चार्ज को कितनी फील्ड, हर उस एक कॉलम चार्ज को कितनी फील्ड मिल रही है, कितनी फोर्स मिल रही होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा जी, अब आते हैं इसका चूँकि ये मेजर होती है अलग, तो इसकी हमने इक्वेशन बतानी है आपको, तो इसको हम ई से डिनोट करते हैं और इसका पहला फॉर्मूला होता है जी फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू। अच्छा, अब यहाँ पर ज़रा क्यू को डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, दोनों क्यू हैं, तो ये जो आपका है जिसकी फील्ड है इसको आप क्यू कह लो, और ये जो टेस्ट चार्ज है इसको हम कह लेते हैं क्यू नॉट। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए क्यू क्या है, वो चार्ज जिसने फील्ड बनाई है, जिसकी फील्ड है, जिसका इलाका है, इसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज। ये क्यू जो है ये आपका क्या है, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या होता है, वो चार्ज जिसकी फील्ड होती है, जिसने फील्ड बनाई हुई होती है। जबकि क्यू नॉट क्या है जी, इसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। इसकी अपनी कोई फील्ड नहीं होती, इतना छोटा होता है कि इसकी अपनी कोई फील्ड नहीं होती, और ये फोर्स लगने लगाने एक्सपेरिमेंट वगैरह के काम आना होता है। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है कि आपके सोर्स चार्ज ने अगर एक फील्ड बनाई हुई है और आप एक टेस्ट चार्ज लाते हो उस फील्ड के अंदर, तो उस टेस्ट चार्ज को और हर एक कॉलम पर कितनी फोर्स मिल रही है, इसको आप कहते हो फील्ड इंटेंसिटी। शिद्दत बता रही है आपके फील्ड के मुख्तलिफ पॉइंट में कहाँ कहाँ कितनी कितनी फोर्स मिल रही है, ये शिद्दत बता रही है। फील्ड के किनारों पे इंटेंसिटी कम होती है, फील्ड के सेंटर में अंदर की तरफ आ जाए तो फील्ड जो है वो ज़्यादा होती है। फील्ड को मालूम करने का एक तो ये फॉर्मूला हो गया, फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। यहाँ ये जो क्यू है ना, ये टेस्ट चार्ज वाला है। ठीक है जी, ये फॉर्मूला, एक तो फॉर्मूला ये हो गया। अब इस फॉर्मूले में आपके पास कौन सा चार्ज इन्वॉल्व है, वो चार्ज जिसको आप टेस्ट चार्ज कह रहे हो। इस चार्ज को मुझे एक ऐसी इक्वेशन भी चाहिए जिसमें ये वाला क्यू शामिल हो। अगर मुझे ये वैल्यूज़ ना दी हो, न्यूमेरिकल में ये दिया हुआ हो कि जिसने फील्ड बनाई है और हमें इंटेंसिटी मालूम करनी हो, तो फिर हमें एक फार्मूला बनाना पड़ता है, तो वो अब हम बनाएंगे। तो पहला फार्मूला तो ये हो गया जी, E इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। आपकी जो फोर्स है, जो चार्ज को महसूस हो रही है, वो डिवाइड कर दें आप टेस्ट चार्ज को, तो आपको पता चल जाएगा। फिर दूसरी फार्मूला बनाने के लिए, सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हम यही फार्मूला लेते हैं जी, E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। और इस फोर्स को हम कॉलम लॉ से रिप्लेस करते हैं जी। फोर्स कॉलम लॉ के मुताबिक कितनी होती है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना, यही होती है ना फोर्स अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ। अब इसमें हम चार्जेस डालते हैं जी, हमारे पास के Q1 Q2 तो नहीं है, एक है जी सोर्स चार्ज, एक है टेस्ट चार्ज। तो एक Q को हम कर लेंगे Q सोर्स चार्ज, और एक Q को हम कर लेंगे टेस्ट चार्ज। ये वाली वैल्यू डाल देते हैं अब हम, ये वाली वैल्यू अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो अब आपके पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, एफ की जगह आ गया के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और सॉरी Q1 में क्या लिख दिया थे, Q1 Q2 लिख दिया मैंने ऊपर वाली। हाँ जी, तो एफ की जगह क्या आ जाएगा, के Q नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और नीचे क्या है जी आपके पास Q नॉट। ये Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा जी, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया, ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया। ज़रा इसमें देखें आपके पास कौन सा चार्ज आ रहा है, इसमें आपके पास आ रहा है सोर्स चार्ज। तो दो फार्मूले हो गए जी, एक फार्मूला ये है जी, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, और एक फार्मूला क्या हो गया जी, फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दोनों फार्मूले में वाज़ेह फ़र्क क्या है जी, चार्ज का। पहला जो फार्मूला है इसमें हम टेस्ट चार्ज इंक्लूड करेंगे, वो चार्ज जिस पे फोर्स लग रही है, ये वाला ए पॉइंट पर। जबकि दूसरे फार्मूले में जो चार्ज है ये सोर्स चार्ज है जिसपे फील्ड बनाई है। ठीक है जी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, और इसका यूनिट जो है याद रख लीजिएगा, इसका यूनिट जो है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट न्यूटन पर कूलम, ये इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है। ठीक है जी, तो यहाँ तक आज हम वाइंड अप करेंगे। हमने आज जो है 4-5 चीज़ें देखी हैं। सबसे पहले हमने देखा चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये ब्रांच है। फिर हमने चार्जेस के हवाले से पढ़ा, दो किस्म के चार्जेस होते हैं, क्या होते हैं चार्जेस ये बताया। फिर कॉलम लॉ पढ़ा, कॉलम लॉ पढ़ने के बाद हमने जो है फोर्स जो होती है इलेक्ट्रिक फोर्स, उसका फॉर्मूला ड्राइव किया। फिर हमने फील्ड पढ़ा, फील्ड क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड
और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है ये पढ़ के हम लोग को 2 फॉर्मूले बनाने। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। आगे जो है हमने कंडक्टर्स इंसुलेटर्स को देखना है, करंट को देखना है, इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल को देखना है और पोटेंशियल डिफरेंस को देखना है। काफ़ी चीज़ें हैं अभी भी इस चैप्टर के अंदर, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यहीं से